Welcome to OSRC with Rao यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बेसिक लिनक्स की जो यूटिलिटीज़ हैं उन पे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। जैसे कि आपका किसी फोल्डर को क्रिएट करना, रिमूव करना, कॉपी करना, मूव करना, और उसके साथ साथ शेल के ऊपर प्रॉम्प्ट है, आईडी, यूज़र को आईडी क्या मिलती है, ग्रुप को रूट को आईडी क्या मिलती है। फिर उसके बाद हम परमिशंस को देखेंगे कि परमिशंस कितनी किस्म की होती हैं। डैक के ऊपर, डैक और मैक को थोड़ा सा टच करेंगे, डैक के ऊपर रहेंगे। और फिर स्पेशल परमिशन जो इंडिविजुअल यूज़र को साइन की जाती हैं, जस्ट लाइक स्टिकी बिट है या आपका मोर देन वन ऑनर्स हैं, फाइल हैं, ग्रुप हैं, उस चीज़ के ऊपर। और फिर हम जो एडिटर के ऊपर करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर इस वक्त होम पे हूँ। हमने पहले लेक्चर के अंदर इसके डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, स्टडी किया था। अगर आपको थोड़ा सा अगर शुरू में है, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रा व्यू कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए इसके डेटा स्ट्रक्चर होम और इसको स्टडी करने के लिए। होम का एक फ़ोल्डर ऐसा होता है जिसमें आप नॉर्मल यूज़र जो अपना काम करता है, यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट होता है, तो ये यूज़र की डाटा के लिए होता है, यूज़र के ऊपर होता है। अब अगर मैं इसको एलएस की लिस्ट है, ये एक राव का यूज़र क्रिएट किया हुआ है जो इसके होम, इसमें होम के अंदर उसकी फिज़िकल लोकेशन है उसी यूज़र की। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir फॉर एग्जांपल XYZ। ये फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया, CD XYZ। एक चीज़ को ख्याल कीजिएगा, आपको बिल्कुल ये बेसिक चीज़ लग रही होगी। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पॉइंट करता हूँ। मुझे तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं इसी फील्ड में ओपन सोर्स पे काम करते हुए, लिनक्स के ऊपर काम करते हुए। मैंने जितने लोगों को भी देखा है, उनको कॉन्सेप्ट या वो चीज़ होता है, वो बेसिक चीज़ें नहीं आती। वो हमेशा बेसिक चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं और हैंडीकैप होते हैं कि जो सीनियर्स होते हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल ये बिगनर लेवल्स की चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की रूटीन की हैं, यही चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, के यूज़ को मुश्किल कर देती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए अगर आप लर्निंग फेज़ के अंदर हैं तो उस चीज़ के ऊपर। अब मैं XYZ में गया और मैं यहाँ जाके XYZ1 मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया। ये मैंने फोल्डर हो गया और CD, फिर मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किस लोकेशन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मुझे नहीं है आइडिया इस चीज़ के ऊपर कि मेरा पाथ क्या है उसके ऊपर। एक PWD की कमांड होती है, चाहे वो उसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहा जाता है और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहा जाता है। ये आपको पाथ को शो कर रही होती है, एब्सोल्यूट पाथ को शो कर रही होती है। अब इसमें कि ये कॉन्सेप्ट लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स फैमिली का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पेरेंट टू चाइल्ड एक ट्री के ऊपर चलता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरह पेरेंट टू चाइल्ड, उस हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक ट्री होता है। अब इसको अगर मैं देखूं कि ये सबसे पहले जो ये रूट डायरेक्टरी होती है, आपकी सुपर डायरेक्टरी होती है जिसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद उसका जो चाइल्ड डायरेक्टरी है वो होम डायरेक्टरी है। अब इसको हम होम डायरेक्टरी है। अब होम का चाइल्ड जो है वो XYZ है, यानी होम के अंदर जो है वो XYZ है, XYZ। और XYZ के अंदर XYZ1 है। अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे XYZ1 नज़र आ जाता है। इसमें इस तरह आप पाथ को उसको फॉलो करते हैं। अब अगर आपने इसके CD जो होती है वो चेन डायरेक्टरी के तौर के ऊपर होती है। अगर मैंने अपने पेरेंट फोल्डर के ऊपर जाना है, अभी अगर हम यहाँ देखें XYZ1 का जो पेरेंट फोल्डर है वो है XYZ। अगर मैंने वन स्टेप बैक अपने पेरेंट फोल्डर पे जाना है तो CD डबल डॉट, वन स्टेप बैक, मैं एक अपने पेरेंट फोल्डर के ऊपर चल गया। इसी तरह मैं दोबारा अगर करूँगा तो इसका पेरेंट XYZ का पेरेंट फोल्डर था होम। अगर मैं CD स्पेस सिंगल डॉट करूँगा तो सिंगल डॉट आपको करंट डायरेक्टरी के ऊपर ही रखेगा। सिंगल डॉट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो वो करंट लोकेशन को शो करता है, दूसरा अगर कहीं भी सिंगल डॉट आ जाए तो वो एज ए एक्सी फाइल के तौर के ऊपर, एज ए एक्सी फाइल के ऊपर, यानी उस कमांड को करंट लोकेशन से रन करने के लिए होता है। दूसरा एक पर्पज़ क्या होता है, इसको हाइड कर देता है। जिस भी
फाइल या फोल्डर की एक्सटेंशन बनती है तो वो हाइड हो जाती है, हम इसको देखेंगे। अब मैं इसका वन स्टेप बैक फिर करता हूं, मैं अब रूट फोल्डर्स के अंदर आ गया। अब अगर मैंने दो किस्म के आपके पास लिनक्स में पाथ होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, दूसरा आपके पास रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डायरेक्टरी यानी कंप्लीट पाथ होता है। रिलेटिव पाथ कंटिन्यूटी होती है, जहां आप बैठे हुए हैं, जिस होम डायरेक्टरी में बैठे हुए हैं वहीं से आगे आप कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल cd/home, अगर मैं होम में जाना चाह रहा हूं, होम के बाद मैं XYZ और XYZ के बाद XYZ1 में जाऊंगा तो ये मैं डायरेक्टली में पहुंच गया। तो ये जो पाथ दिया है मैंने एब्सोल्यूट पाथ को यूज किया है। अगर मैं CD वन स्टेप बैक करता हूं और इसी तरह मैं वन बैक करता हूं और मेरा टारगेट है XYZ1। अब अगर मैं यूज करता हूं cd/XYZ और उसके बाद XYZ1 तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि यूं ही मैंने पहला फॉरवर्ड स्लैश दिया वो एज ए पेरेंट फोल्डर के तौर के ऊपर उसको देखता है, वो उधर चला जाता है। अब मैं यहाँ पे XYZ, क्योंकि ये करंट लोकेशन के अंदर है तो मैं करंट लोकेशन में दूंगा XYZ और XYZ1। तो जब मैं ये पाथ यूज करूंगा तो एब्सोल्यूट पाथ होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। अगर मैं कंटिन्यूटी पे करूंगा तो ये मेरा रिलेटिव पाथ होगा। ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के ऊपर। अब अगर मैं आता हूं, मैंने किसी फोल्डर को रिमूव करना है तो मैं करता हूं रिमूव के लिए, अगर आपका एम्प्टी फोल्डर है MDIR XYZ, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो वो कहेगा नहीं एम्प्टी फोल्डर है। मैं चेक कर लेता हूं, क्या मैं एक अभी एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करता हूं ABC, क्योंकि XYZ जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक फोल्डर है XYZ1 का, लेकिन ABC के अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं ABC को रिमूव करना चाहता हूं RMDIR ABC, क्योंकि इसको वो रिमूव कर देगा, एम्प्टी फोल्डर है। अगर आपने किसी ऐसे फोल्डर को रिमूव करना है जिसके सब फोल्डर्स और फाइल्स हैं तो आप RM/-R का ऑप्शन यूज किया जाता है रिकर्सिवली। इसमें होता यह है कि अगर मैं XYZ को रिकर्सिवली रिमूव करना चाहूंगा तो वो मुझसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा पहले कि जी इसके अंदर XYZ में क्या मैं चला जाऊं, मैं कहता हूं यस। अब वो वहां से रिमूव करना शुरू करेगा। जब अपने लास्ट फोल्डर्स के ऊपर चला जाएगा या फाइल पे चला जाएगा तब रिमूव करने जाएगा। अगर आपके एक फोल्डर में बहुत से फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, तो ये आपसे हर एक को वेरीफाई कराएगा, आपके लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं इसको नो करता हूं और अगर मुझे पता है इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो -RF का मैं फंक्शन यूज करूंगा और तो ये रिकर्सिव फोर्सफुली, तो इसको फोर्सफुली रिमूव कर देगा ये चीज। MKDIR, मैं फिर दोबारा XYZ का फोल्डर क्रिएट करता हूं और जो टच है TOUCH, टच एक फाइल क्रिएटर है, मॉडिफायर नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए टच का यूटिलिटी यूज की जाती है। फाइल1, मैं एक फाइल1 कहता हूं और ये मेरी एक टच से एक फाइल1 क्रिएट हो गई उस चीज के ऊपर। अब अगर मैंने कॉपी करना है इस किसी भी चीज को तो CP की कमांड यूज होती है। अगर आपने फाइल को कॉपी करना है तो आप सिंपल, मैं CP फाइल1 इसको रूट डायरेक्टरी में फेंकना चाह रहा हूं, हालांकि देखिएगा पहले रूट डायरेक्टरी में फाइल1 नहीं है, मैं CP फाइल1 को रूट डायरेक्टरी में कॉपी करना चाह रहा हूं। अब आप देखिएगा कि ये यहां पे कॉपी हो गई है इस चीज के ऊपर। अगर मैंने किसी फोल्डर को कॉपी करना है, अभी मेरे पास जो XYZ है, ये XYZ है, इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूं CP XYZ/, ये कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि जब आपने अगर किसी डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो आप उसके साथ -R का स्विच यूज करेंगे। अब ये कॉपी हो गया, कॉपी यहाँ होम में भी है और ये आपके पास / में भी XYZ आ गया। दूसरा, अभी मैं वहां से इसको रिमूव कर देता हूं ताकि हमारी लैब जो है सिनेरियो रहे। RM-RF रिमूव हो गया। इसी तरह मैं फाइल को भी रिमूव कर देता हूं। एक होता है MV का मतलब होता है मूव, जैसे हम कट पेस्ट करते हैं उस चीज के ऊपर।
एक और लिनक्स के अंदर एक यूटिलिटी होती है व्हाट इज। किसी भी फाइल या फोल्डर्स के बारे में आपको ये पूछना है ये कि इसका शॉर्ट समरी लेनी है कि करता क्या है, जस्ट लाइक एमवी। अगर मैं व्हाट इज एमवी करूंगा तो वो मुझे बताता है एमवी आपका मूव भी करता है और एमवी आपका रीनेम भी करता है उस चीज को। अब मैं कहता हूं मूव एक्स वाई जी, यहां मेरे पास एक्स वाई जी पड़ा हुआ है, एमवी एक्स वाई जी, इसको मैं मूव कर रहा हूं और उसके साथ साथ रीनेम भी कर रहा हूं एक्स वाई जी 1 कि ये यहां से मूव हो जाए और फॉरवर्ड स्लैश में ये साथ रीनेम भी हो जाए। अब ये देखिएगा यहां से ये मूव हो गया और फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपका एक्स वाई जी 1 के नाम से ये फोल्डर आपके पास आ गया। अब मैं इसको वापस लेता हूं एमवी, अब मेरा सोर्स ये हो गया एक्स वाई जी 1 और इसको मैं रीनेम भी कर रहा हूं एक्स वाई जी के नाम से। और अब ये देखें कि मेरे पास दोबारा एक्स वाई जी आ गया और ये यहां से वापस चला गया उस चीज के ऊपर। तो ये आपका इस तरह आप कट पेस्ट और मूव इसको कर सकते हैं उन चीजों को उसके ऊपर है। अभी आपका अगर हम इसमें लिनक्स के अंदर परमिशन से पहले मैं आपको थोड़ी सी कलर स्कीमिंग कराना चाह रहा हूं। इसकी 5 किस्म के कलर्स होते हैं। अगर आप इसका एक्स वाई जी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन मैं यहां पर आपको एक उसके सिनेरियो बेस चलेंगे हम। जो ब्लू कलर होता है वो डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होती है। जो ब्लैक कलर का होता है वो फाइल होती है, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जो आपका ग्रीन कलर का होता है जैसे कि आपका ये एसबिन है, ये लिंक फाइल होती है, लिंक फोल्डर होता है। डबल एल फॉरवर्ड स्लैश करें तो यहां पर आपको एसबिन एक लिंक फोल्डर के तौर के ऊपर नजर आ रहा है ये, और इसका एट्रीब्यूट भी ये चीज है। और जो रेड कलर होता है वो कंप्रेस होता है। अभी मैं जैसे जी जिप करता हूं और इस फाइल 1 को किया तो इसका रेड हो गया, यानी आपका जो रेड कलर है वो कंप्रेस फाइल होती है। अब मैं इसको मैंने पहले लेक्चर में टॉर के साथ फोल्डर को और उसको वो चीज किया था, आप उससे ये हिंट्स ले सकते हैं। जस्ट मैं कलर स्कीमिंग करा रहा हूं अभी। अब मैंने इसको अनजिप किया तो ये वापस हो गया, अनकंप्रेस किया तो वापस ब्लैक में चला गया। जो रेड कलर होता है, सॉरी जो ग्रीन कलर होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, chmod 755 फाइल 1। अगर मैं इसको फाइल 1 का करता हूं तो ये आप देखेंगे कि ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई उस चीज के ऊपर है। और अगर मैं अभी आप उसको देखिएगा कि हमने ये सिर्फ एक कमांड से इसको चेंज किया तो ये चेंज हो गया। और अभी मैं इसको करूं तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल मेरे पास आ गई व्हाइट कलर की उस चीज के ऊपर। तो बेसिकली ये 5 कलर स्कीमिंग्स होती हैं। आप इनको स्कीमिंग से भी आपको पता लग सकता है ये फाइल हैं, फोल्डर हैं, लेकिन इसका जो मेन चीज होती है आपकी वो एट्रीब्यूट से होती है। अब मैं इसको परमिशंस के ऊपर जाता हूं, ls-l करें, ls-l करें, ये यूनिक्स की यूटिलिटीज है। लॉन्ग लिस्ट करंट फोल्डर्स की, मैं होम के अंदर हूं, करंट फोल्डर्स की लॉन्ग लिस्ट मैंने ले ली उस चीज के ऊपर। इसको कुछ देर के लिए आप इग्नोर कीजिएगा, मैं इसको यहां से शुरू करता हूं। या आप ll ले लें या ls-l ले लें, लेकिन एक चीज का खास तौर पे ख्याल कीजिएगा, जो ये ll है ये टिपिकल रेड हैट की यूटिलिटी है, ये आपको डेबियन पे नहीं चलेगी। हो सकता है किसी और फ्लेवर पे ना चले, लेकिन आरपीएम बेस के ऊपर ये चलेगी। आप इसको जेनेरिक कमांड को ls-r ही इस पे यूज करें उस चीज को। अब मैं कहता हूं कि जो ये लिंक होता है, ये लिंक जो होता है ये आपकी फोल्डर की उसकी लोकेशन को शो करता है। अब जैसे कि यहां पे xyz2 है, अब मैं xyz के अंदर देखता हूं कि xyz के अंदर कितने फोल्डर्स हैं। xyz तो बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन यहां पे ये 2 आ रहा है। ls-a होता है हिडन फाइल्स को भी शो कर देता है आपको। xyz आपका ये 2 डॉट्स, ये 2 डॉट्स हैं, ये 2 डॉट्स इसके पाथ को शो करते हैं। सिंगल डॉट इसके करंट लोकेशन को शो करता है कि ये कहां पे एग्जिस्ट करती है। जो आपका जो डबल डॉट है वो उसके पेरेंट फोल्डर को शो करता है। इस फाइल की लोकेशन के लिए ये 2 डॉट मस्ट होते हैं। अगर मैं इस फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं xyz और इसके अंदर xyz1, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर 3 हो गए,
ये इसके सब फोल्डर्स को नहीं कंसीडर करता। अगर मैं इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूं तो ये 4 नहीं करेगा, इसका मतलब 4 नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मैंने XYZ2 क्रिएट किया है या ABC क्रिएट किया है वो इसके XYZ1 के अंदर है, वो उसके उसमें शो करेगा। तो ये चीज़ होती हैं। और हर फाइल या फोल्डर्स का परमिशन का होता है। परमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पैरामीटर्स आपके डिस्कस होते हैं इसमें। परमिशन आपकी रीड राइट एग्जीक्यूट 3 ही परमिशंस हैं और 3 ही कैटेगरीज हैं आपकी, ऑनर, ग्रुप एंड अदर्स। जब भी किसी परमिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये फाइल है या आपका रूट है, ये राव है या फोल्डर। फाइल या फोल्डर या कोई डिवाइस ये ऑब्जेक्ट कहलाती हैं इस चीज के ऊपर, तो उसी पे आपकी ये परमिशंस इंप्लीमेंट होती हैं इनको। अब जब इसका 3 यानी ग्रुप, ऑनर और अदर्स, और हर एक को 3 दे सकते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस। अब ये जो पहली आइडेंटिटी होती है, जैसे कि ये है, इसका मतलब है ऑनर। इस XYZ का, इस फोल्डर का, इस ऑब्जेक्ट का ऑनर कौन है? रूट। और ग्रुप ऑनर कौन है? रूट। अदर्स जो है वो नहीं डिफाइन किया जाता। अदर देन ऑनर आर ग्रुप एवरीवन कैन बी अदर्स, यानी वो अदर्स के उसमें आ सकते हैं और अदर्स की परमिशन ले सकते हैं। बेसिकली ये जो करैक्टर्स होते हैं, ये करैक्टर्स आपको डिफाइन करते हैं। जैसे ये करैक्टर्स उन चीज़ों को ऊपर डिफाइन करने हैं, ये 10 होते हैं। ऑनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी 3 आपके, 3 ऑनर के लिए, दूसरे 3 ग्रुप के लिए। पहले 3 जो हैं वो आपके ऑनर के लिए होते हैं, दूसरे 3 जो होते हैं वो ग्रुप के लिए होते हैं, और थर्ड 3 जो होते हैं अदर्स के लिए होते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो आपका एट्रीब्यूट के तौर के ऊपर शो होता है। एट्रीब्यूट क्या है? फाइल की एक्सटेंशन। अगर डैश है तो इसका मतलब है फाइल है, डी है तो इसका मतलब है डायरेक्टरी है, अगर एल है तो इसका मतलब है, अगर एल है तो इसका मतलब है लिंक फोल्डर है। जैसे ये एल है, इसका लिंक फोल्डर्स है, एस है तो इसका मतलब स्टोरेज है। इस तरह इसके डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स को ये शो करता है इस पे। अब मैंने क्या किया था, अगर मैं किया chmod 755 फाइल 1, अगर मैं इस फाइल 1 को 7551 किया तो ये करते के साथ ही इस फाइल का कलर चेंज हो गया था। और जब मैंने इसको 644 किया तो ये वापस उस पे आ गया। क्या ऐसा यानी कि ना वो चीज हुआ कि इसका कलर चेंज हुआ या उस चीज के ऊपर। अब होता क्या है, बेसिकली जब मैंने पहला कैरेक्टर 7 लिखा तो 7 का मतलब उस चीज के ऊपर है कि आपका 7 का मतलब है कि 111 3 टाइम 111 उस चीज के ऊपर। अभी आपका 111 यानी कि जब हम इसको बाइनरी कन्वर्ट करते हैं 7 को तो 111 के ऊपर, क्योंकि आप इसको परमिशन हमने डेसिमल दिया था, डेसिमल में दिया था, और ये इंप्लीमेंट जो करता है वो बाइनरी में करता है, डेसिमल को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इसको लूं, फर्स्ट कैरेक्टर मैंने 7 दिया था तो 7 को उसने 3 में कन्वर्ट किया। जब मैं 1 का मतलब है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 बनेगा। इसी तरह अगर दूसरा कैरेक्टर था मेरे पास 5, अब 5 जो बनता है वो बनता है 101, यानी 101 तो आपका 5 बनता है। और तीसरा कैरेक्टर भी मैंने 5 दिया था जो बनता है 101। अब इस 111 का मतलब है सीक्वेंस होता है RWX। अगर यहां पे R दिया हुआ है तो इसका मतलब है 1, W है तो इसका मतलब है 1। अब मैं उसकी मिसाल ले लेता हूं इसकी। अगर RWX है तो 111 है, अगर R इसके ऊपर R है तो 1 है, डैश का मतलब है 0 और फिर X है तो इसका मतलब है 1। तो इस तरह वो चीज आपकी बनती है। अब अगर मैं इसको परमिशन असाइन करना चाहता हूं, अब मैंने किया क्या था, जस्ट मैंने chmod
755 और फाइल 1 किया। तो अब ये पहली जो परमिशन होती है ये अदर्स को लगती है। अदर्स को क्या लगा? 101। 1 का मतलब, पहले 1 का मतलब है रीड, दूसरे कैरेक्टर का मतलब RWX। हमेशा ये जो वर्किंग करेगा इसका जो सीक्वेंस होगा वो आपका RWX से ही होगा। यानी पहला कैरेक्टर उसका R होगा, दूसरा कैरेक्टर उसका W होगा और तीसरा कैरेक्टर उसका X होगा उसके ऊपर। अब 7 को उसने 1 पहले उसने इंप्लीमेंट करते हुए यहां से शुरू होता है। 5 को कन्वर्ट किया, 5 क्या हो गया? अगर मैं अभी इसकी परमिशन चेक करता हूं, पहला कैरेक्टर हमने 5 दिया, 5 उसने किया 101, तो उसने 101 यानी 101। दूसरा कैरेक्टर भी 5 था तो 101। तीसरा कैरेक्टर 7 था तो 777 था 111। तो ये चीज दे दिया। अगर मैं परमिशन देता हूं CH मोड 750 और फाइल 1 इसको मैं देता हूं तो क्या होगा मेरे पास? अब यानी कि पहला कैरेक्टर क्या है? 0। 0 का मतलब है इट्स मीन मेरे पास ये 3 कैरेक्टर क्या बने? 0 0 0। अब 0 0 का मतलब उसने इसको अदर्स को 0 0 दे दिया, क्योंकि पहला कैरेक्टर अदर्स पे लगता है, दूसरा कैरेक्टर सेंटर में आएगा, तीसरा कैरेक्टर जो है वो आपका लास्ट में जाएगा। अब था 5 क्या बनता था? 101। अब ये 101 के ऊपर आ गया। तीसरा कैरेक्टर क्या बनता था? 7 क्या है आपका? 111। और ये 3 इस कैरेक्टर के ऊपर ये चीज आ गई। तो इस तरह ये परमिशंस इंप्लीमेंट करता है आपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अदर्स को कंसीडर करें कि अदर्स की क्या परमिशंस दी जाती हैं। बाय डिफॉल्ट यूनिक्स जो है या यूनिक्स फैमिली, आप जब भी कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं तो एवरीवन देता है, 777 देता है। लेकिन मैं mkdir एक टेस्ट का फोल्डर क्रिएट करता हूं और ls-l चेक करता हूं। मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट वो 7 देता है, लेकिन उसने तो मुझे ये 7 5 और उसके बाद 5 यानी 755 दी। क्यों? देखिए अभी आप कह रहे हैं कि जी 777 देता है, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो 755 दिया। एक यूटिलिटी होती है इसमें यूमास्क एंटर करें तो ये 000 पहला 0 एट्रीब्यूट के लिए है, जो आखिरी 3 कैरेक्टर हैं 0 2 2। अब होता क्या है कि जब आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसको वो फुल कंट्रोल देता है। फुल कंट्रोल का मतलब क्या? 777। और उसमें से जब उसको इंप्लीमेंट करता है तो यूमास्क को उसमें से सबट्रैक्ट कर देता है, जो रिमेनिंग परमिशंस होती हैं वो उसमें इंप्लीमेंट कर देता है। अब ये 777 लेके आया, माइनस उसने क्या किया? 022 इज इक्वल टू 755, ये परमिशन इंप्लीमेंट कर दी। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यूमास्क मैं सेट कर देता हूं 0 2 7। अगर मैंने 0 2 7 किया तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं mkdir test1। ठीक है, मैं इसको चेक करता हूं। अब इस test1 को परमिशन क्या दी? पहली परमिशन क्या दी उसने? 7। दूसरी क्या दी उसने? 5। और तीसरी क्या दी उसने? 0। ठीक है, ये परमिशन असाइन की। अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये कैसे उसने की। यूमास्क मेरा क्या था? अब 027। जब मैंने फोल्डर क्रिएट किया तो सबसे पहले वो परमिशन लेके आया 777, उसने यूमास्क सेट किया। अब मेरा यूमास्क सेट था 027। अब मेरे पास क्या परमिशन आएगा? 750। यानी अब मेरा हर फोल्डर्स की परमिशन 750। इसका मतलब है ओनर को फुल कंट्रोल, ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट एंड अदर्स को नो एक्सेस। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, ये यूमास्क अगर मैंने चेंज किया है, सेट किया है, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन आफ्टर यूमास्क सेटिंग के जो भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके ऊपर होगी, ये उस पर नहीं होगी। जो क्रिएटेड फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं इसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। अगर आपने
क्रिएटेड फाइल या फोल्डर को करना है तो आप उसके साथ chmod के साथ जाएंगे उस चीज के ऊपर, उस पर चेंज करेंगे। अब अगर मेरा umask सेट है 000, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं, तो मेरा क्वेश्चन है कि उसको परमिशन क्या मिलेगी। थिंक अबाउट इट, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। उसको परमिशन मिलेगी एवरीवन, फुल कंट्रोल, क्योंकि 777 से जब आप 00 करेंगे तो वो 777 ही होगा, ठीक। ओके, दैट्स गुड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं टच से, तो उसको क्या परमिशन मिलेगी। TOUCH F2 फाइल 2। क्वेश्चन सोचें जरा और उसके बाद देखें। अब उसको क्या परमिशन मिलेगी, उसको परमिशन मिलेगी RW ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, R इज इक्वल टू 4, W इज इक्वल टू 2 और X इज इक्वल टू 1। अगर आप थोड़ा सा बाइंडिंग को पे करेंगे तो आप ये चीज डिसाइड कर लेंगे, जहां R होगा उसका मतलब 4 है, W का मतलब 2 है और X का मतलब है 1, और इसके बाद नो एक्सेस का मतलब है 0, ठीक। अब क्या हुआ कि बेसिकली उसको 666 मिली। क्यों मिली, उसको 7 में क्यों नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर या यूनिक्स फैमिली के अंदर जो फाइल क्रिएट होती है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, इसलिए उसकी परमिशन 6 होती है। 7th परमिशन होती ही नहीं है। अगर 6 में से 00 चला गया तो वो आपका फुल कंट्रोल उसको 666 मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को umask अपन एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि अदर्स को नो एक्सेस देना है, तो अब अपना umask सेट कर दे 0 to 7, तो वो आप बाय डिफॉल्ट अदर्स को नो एक्सेस मिलेगी आपके ऊपर। अब उसमें होता यह है कि अब अगर काम कैसे करते हैं, अगर आपके पास test1 को, ये test1 है, अगर इस यूजर को, इस फोल्डर को कोई भी एक्सेस करता है तो लिनक्स सबसे पहले चेक करता है कि उसका ओनर कौन है, ठीक। अगर वो ओनर उसका रूट है और वेरीफाई हो जाता है तो उसको वो ये परमिशन दे देता है। जो उसका ओनर होता है, जो भी ओनर होता है, उसको ये पहले 3 की परमिशन दे देता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं परमिशन चेंज कर देता हूं 750 और टेस्ट, ठीक है, ls-l। अब कोई भी बंदा या यूजर टेस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसने चेक करना है कि इसका ओनर कौन है। जो अगर वही ओनर है तो उसको ये परमिशन दे देगा, पहले 3। फिर वो देखेगा, अगर ओनर नहीं है तो फिर उसको ग्रुप को देखेगा, क्या वो ये ग्रुप है, ग्रुप ओनर है या ग्रुप का मेंबर है। अगर वो मेंबर है तो उसको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन दे देगा। अगर वो ऑनर भी नहीं है और ग्रुप भी नहीं है तो उसको नो एक्सेस दे देगा, अदर्स में ले जाएगा और अदर्स में उसके लिए नो एक्सेस, किसी किस्म की कोई वो चीज नहीं है। बेसिकली अभी मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि क्या किसी भी फाइल का या फोल्डर का या डायरेक्टरी का मोर देन 1 ओनर हो सकते हैं। अब वो लोग जो ओनर को क्रिएटर समझते हैं, वो लोग जो ओनर को फुल कंट्रोल समझते हैं, उनका आंसर डेफिनेटली होगा नो। वो कहेंगे नहीं हो सकता। लेकिन बेसिकली ओनर का मतलब क्रिएटर या वो चीज नहीं है। ओनर का मतलब है एक आइडेंटिटी। किसी को भी जो भी परमिशन देना चाह रहे हैं उसकी एक आइडेंटिटी है, एक बंदा है, ठीक है, या मोर देन 1 बंदे हैं जो कि इंडिविजुअली डील कर रहा है उस फाइल को, उस चीज के ऊपर। जो फिर उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के सम यूजर्स, मोर देन 1 यूजर्स जो कि ग्रुप के अंदर हैं, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद आता है अदर्स। अदर्स का मतलब है नॉट डिफाइन। हम नहीं डिफाइन कर सकते, हम नहीं बता सकते कि कौन कौन अदर्स में, जो भी इस फाइल तक पहुंच गया वो अदर्स की परमिशन उसको लग जाती है उस चीज के ऊपर। अब
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मोर देन वन ऑनर किसी फाइल का बनाना चाह रहा हूं। एक ऑनर का मतलब मोर देन वन यूजर को सिंगल आइडेंटिटी के अंदर परमिशन देना चाह रहा हूं। वैसे तो ऑनर होता है, दे सकते हैं। उसके लिए एक पहले मैं चेक कर लेता हूं गेट FACL, एक यानी कि यूटिलिटी है उसकी ACL की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। अभी मैं टेस्ट कोई कर रहा हूं, मैं टेस्ट कर देखता हूं गेट FACL से कि इसमें कहते हैं कि इसका देखिए फाइल का नाम टेस्ट है, ओनर इसका रूट है, ग्रुप भी इसका रूट है, यूजर को RWX है, ग्रुप को -X है यानी रीड एंड एग्जीक्यूट है, और अदर्स को नो। अब एक यूजर है राव, ठीक है, या मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं यूजर एड user1, ठीक, और मैं इसका पासवर्ड भी दे देता हूं user1। ठीक, अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इस यूजर को भी, अगर आप इसको देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का रूट ही है। मैं चाहता हूं इस टेस्ट को, और मैंने गेट FACL से भी देखा कि सिर्फ एक ही ऑनर है, मैं चाहता हूं कि मैं राव को भी इसका फुल कंट्रोल दे दूं। एक तो तरीका यह है कि सॉरी user1 को भी इसको फुल कंट्रोल, एक तो तरीका यही है कि मैं अदर्स को फुल कंट्रोल दे दूं तो ऑटोमेटिकली user1 को फुल कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन इस user1 के अलावा बाकी तमाम को मिल जाएगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने एक बड़ा गलत काम का अपना काम करने के लिए मैंने इसको फोल्डर को वनरेबल कर दिया। ट्रू सोल्यूशन ये है, मैं एक सेट FACL -m u फॉर यूजर का नाम user1, परमिशन मैं इसको RWX की परमिशन देना चाह रहा हूं, और कहां पे देना चाह, किस फाइल फोल्डर को देना चाह रहा हूं, इसके अंदर टेस्ट का फोल्डर है, ये मैंने इसको परमिशन दे दी। अब मैं गेट टेस्ट करता हूं, अब ये देखिएगा एक user1 के नाम से यूजर आपका है, एक और यूजर है जिसको RWX है, और ये आपका user1 है उसका नाम, और उसको RWX परमिशन उसको दे दी गई। अब मैं इसमें जाता हूं SU user1 में गया, और मैं अब टेस्ट के अंदर जाता हूं, और मुझे यहां पर इसको परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, मैंने AA क्रिएट किया, मुझे परमिशन मिल गई, और इसका ओनर भी राव ही था, user1 ही था। अब अगर मैं यहां से आउट करता हूं और मैं SU राव करता हूं, जिसको परमिशन नहीं है, और ये XYZ में जाता है, सॉरी ये टेस्ट में जाता है, ठीक है, इसको परमिशन देना है, इसमें ये जा ही नहीं सकता क्योंकि राव यहां पे अदर्स में लाई कर रहा है, अदर्स को नो एक्सेस। CD का मतलब होता है टेक्स्ट मोड में जब आपकी CD कमांड चले तो इसका मतलब है फोल्डर के अंदर एग्जीक्यूट की परमिशन। LS की कमांड चले, LS टेस्ट परमिशन डिनाइड, इसका मतलब है उसको रीड की परमिशन। जब MKDIR चले -P XYZ और BB, तो इसका मतलब है राइट की परमिशन। ये नहीं है क्योंकि राव को हमने परमिशन नहीं दी। इस तरह आप डिफरेंट परमिशंस किसी भी फाइल या फोल्डर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप उसके ग्रुप को भी बना सकते हैं, कोई भी एक ग्रुप को आप परमिशन दे सकते हैं। आप जैसे कि ग्रुप ऐड, मैं एक TRG के नाम से ग्रुप क्रिएट करता हूं, TRG2 के नाम से क्रिएट कर लेता हूं, और मैं इसको भी वहां तो भी ग्रुप की परमिशन दी ही नहीं हुई है। अब यहां पे अगर मैं ग्रुप को दूंगा तो मैं यहां पे ये G यूज करूंगा, और यहां हमने TRG2 को किया, और ठीक, अब ये चीज आ गई। अब इसके ऊपर अगर मैं इसको गेट टेस्ट करता हूं तो एक और ग्रुप है TRG का, देखिए अदर्स को नहीं है, एक ग्रुप को जो कि एक ग्रुप है इसका रूट, इस टेस्ट का रूट को है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट। एक और ग्रुप है TRG2 जिसको परमिशन है फुल कंट्रोल। अभी ये प्लस आ गया, प्लस का मतलब है इसके ऊपर कोई जब लगा कोई और स्पेशल परमिशंस लगी हुई हैं। अगर आपने इन परमिशंस को रिमूव करना है
तो आप एक्स को यूज करेंगे और आपका एक्स को यूज करेंगे फोल्डर्स के ऊपर से आप सॉरी trg2, ठीक। और ये मैंने अगर अब ये देखें कि मैंने उस ग्रुप को रिमूव कर दिया। अगर मैं इसी तरह यूजर को भी रिमूव करना चाह रहा हूं तो यूजर की भी परमिशन अगर आपने रिमूव करनी है यूजर 1, तो ये आप देखिएगा यूजर की भी चलेगी, सिंपल परमिशन भी चलेगी। ये स्पेशल परमिशंस होती हैं जो कि आप साइन करते हैं। एक स्टिकी बिट होती है। स्टिकी बिट का मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइल होती हैं, कुछ ऐसे शेयर फोल्डर्स होते हैं आपके कंपनी के अंदर या किसी भी के ऊपर कि जिसमें एवरीवन कैन एक्सेस, रीड राइट, उसको सब कुछ चीज होती है। अब अगर कोई एक बंदा उसमें कोई फोल्डर डाल रहा है शेयरिंग के लिए, दूसरा डाटा उसको रिमूव कर रहा है। इस चीज को रोकने के लिए जब हम स्टिकी बिट डाल देते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये test1 के अंदर स्टिकी बिट डाल देता हूं chmod o, वो हमेशा अदर्स को लगती है, +t और उसके बाद है test1 o प्लस, सॉरी मैंने 0 लिखा मेरे ख्याल से, ठीक है, O+T। अब आप देखेंगे, ये देखिएगा कि test1 के ऊपर स्टिकी बिट लग गया, यानी हर कोई इसके ऊपर कर सकता है। अब फर्क क्या होगा, अगर कोई एक यूजर 1 उसके ऊपर कोई फोल्डर शेयर करता है तो बाकी उसको व्यू कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट सिर्फ और सिर्फ ऑनर कर सकता है। स्टिकी बिट ये होता है जो अक्सर औकात आप शेयरिंग के मामले में इस चीज को यूज करते हैं। मैं क्योंकि लिए एक एडिटर के ऊपर भी आपको काम कराता हूँ, VI एडिटर। VI एडिटर लिनक्स के अंदर दो वेल नोन एडिटर हैं। एडिटर तो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर आप कर भी सकते हैं, VI एडिटर और नैनो एडिटर, दोनों ही प्रोफेशनल एडिटर है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेशनल एडिटर है VI है। VI फाइल क्रिएटर भी है, एडिटर भी है। मैं एक टेस्ट फाइल के नाम से मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैंने एक फाइल क्रिएट की। इसके डिफरेंट किस्म के एडिटर्स होते हैं। अब एडिटर्स के मोड होते हैं, इंसर्ट मोड, आपका इंसर्ट मोड चल जाता है, रिप्लेस मोड चला जाता है और आपका सेफ मोड चला जाता है। ये सारी चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। इंसर्ट मोड के लिए आप प्रेस करते हैं O या I या इंसर्ट, ठीक है, तो आपका जो ये है इंसर्ट मोड में आ जाता है। मैं इसके ऊपर टाइप करता हूँ, अब मेरा कीबोर्ड दिस इज फर्स्ट 5, ठीक है, और मैं कुछ भी इसके ऊपर टाइप करता हूं और अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं। एस्केप मोड में जाऊंगा तो मैं एस्केप प्रेस करूंगा। अब मेरा जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। अगर मैं सेव एंड क्विट करना चाह रहा हूं तो मैं कॉलन करूंगा, WQ करूंगा और क्विट करके बाहर आ जाऊंगा। और कैट एक होता है आपका फाइल का सिर्फ व्यू देता है, और मैं अभी से चेक करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल का आपको व्यू आ गया। अगर मैं दोबारा इसका फाइल को देखता हूं और मैं इसमें कुछ और एडिट करता हूं, कुछ भी मैं इसमें एडिट करता हूं, और अब मैं चाहता हूं कि ये फाइल मैं क्विट ना करूं और इस पर सेव कर लूं। एस्केप लाने के बाद सिर्फ W करूंगा तो ये यहां तक सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने कोई करना है तो मैं फिर O या I प्रेस करूंगा, इंसर्ट किया, और दिस इज गुड यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज सेव ना हो, ठीक। मैंने ये किया, कॉलन किया और कॉलन के बाद Q किया और फिर शिफ्ट 1 के साथ साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन किया तो मैं चीज कर गया। तो अब ये जो मैंने बाद में किया है ये सेव नहीं हुआ होगा। इसमें दिस इज गुड यूटिलिटी जो मैंने लिखा था वो अब सेव नहीं हुआ। इसी तरह आपका अगर आपने किसी लाइन को कॉपी करना है, किसी रो को कॉपी करना है, तो स्केप मोड में आप Y करेंगे और जहां पर भी जाके आपने करना है P करेंगे तो वो पेस्ट कर देगा, और P करते रहेंगे तो पेस्ट कर देगा। अगर आपने अनडू करना है तो आप स्केप मोड के बात कर रहा हूं, स्केप मोड U करेंगे तो वो अनडू करता जाएगा उसके ऊपर। अगर आपने मोर देन 1 लाइन को कॉपी करना है तो अभी यहां पे स्केप मोड में गए और मैंने इन 2 लाइनों को कॉपी करना है इस चीज के ऊपर,
तो मैं यहाँ कर्सर रखा मैंने इसका इधर, और मैं वाई पहले आपका डेसिमल में 2 पे करूँगा, फिर वाई करूँगा, और जहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट करना है तो अब ये 2 लाइन पेस्ट करेगा। इसी तरह अगर मैंने किसी लाइन या रो को डिलीट करना है तो मैं डी करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगी, यू करूँगा तो वो वापस आ जाएगी। अगर मोर देन 1 लाइन को इकट्ठा करना डिलीट करना है तो मैं नंबर ऑफ लाइंस को लूँगा, 2 को लूँगा, और फिर डी करूँगा, यानी 2 लाइन को डिलीट करना है, 2 को मैं प्रेस करूँगा डेसिमल को, और डी करूँगा तो वो 2 लाइनों को कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर पी करूँगा तो वो उसको पेस्ट भी करता रहेगा उसी के ऊपर। अब अगर मैंने इसके अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है तो स्केप मोड में जाके :/ और फॉर एग्जाम्पल मैं FIRST फर्स्ट को करना हूँ तो वो मुझे जहाँ जहाँ फर्स्ट होगा वो शो कर देगा, और मैं NN करता रहूँगा तो वो मुझे कर्सर उस चीज़ के ऊपर ले जाएगा। और उसके बाद इस सेव किया। अब अक्सर औक़ात इसमें एक बड़ा मिस्टेक होता है कि आप कोई फाइल बनाते हैं और वो फाइल्स को एक शॉर्टकट भी होता है कि शिफ्ट जी करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। अगर आप इस फाइल की शिफ्ट जी के बजाय आपके पास कंट्रोल जी हो जाता है तो एक गार्बेज फाइल क्रिएट कर देता है। या आप इस फाइल पे काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है, लाइट चली जाती है, या गलती से आपकी फाइल बंद हो जाती है तो एक स्वैप फाइल क्रिएट कर देता है। दोबारा आप इस फाइल को खोलते हैं तो आपको ये गार्बेज नजर आता है। ये सर्वर्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपको बाज़ औक़ात कि आपकी फाइल सारी कॉन्फ़िगरेशन सही होती है और जब आप सर्विस स्टार्ट करते हैं तो आपकी सर्विस को फेल कर देता है। बेहतर ये है कि आप इसको रिमूव कर दें। ये एक डॉट एक्सटेंशन के साथ स्वैप फाइल बनाता है। rm.test के साथ इस फाइल को आप रिमूव करें क्योंकि यही गार्बेज होता है, और उसके बाद आप इसको यूज करेंगे तो ये आपकी वही एग्जैक्ट फाइल आ जाता है उसके ऊपर। तो ये इसकी वर्किंग है इसके ऊपर। इसमें आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आपको अगर किसी कोई सजेशन है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहते हैं या लेक्चर चाहते हैं या क्यूरी है आपकी, तो आप मुझे इसके ऊपर बता सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको उसको कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आपका सॉल्यूशन दूं। थैंक यू वेरी मच।